नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? सब कुशल मंगल हो? सब बढ़िया? लॉकडाउन का बढ़िया लुत्फ उठा रहे हो? मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक जैसे कैपिटल बजटिंग का आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक सीए, आईपीसीसी, बीकॉम में, एमकॉम में, बीबीए, एमबीए, इन सब टॉपिक्स, ये सब क्लासेस के लिए टॉपिक अप्लीकेबल है। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए आराम से। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। मैं आपके साथ ये क्लास स्टार्ट करता हूं। चलो जी। तो मैं आपके कोई भी कमेंट्स हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मेरे को इस नंबर पर फोन करके भी बात कर सकते हो। हमारी फेस टू फेस क्लास के लिए भी या ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप हमसे बात कर सकते हो। चलो जी, मैं आपके साथ टॉपिक की स्टार्टिंग करता हूं। मेरा टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। बहुत बढ़िया टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग। टेक्निक्स, चलो जी ध्यान से समझना मेरी बात को। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा है कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ कैपिटल बजटिंग। मेरा पहला क्वेश्चन कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है। कैपिटल बजटिंग का मतलब है एक टेक्निक जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी प्रपोजल के अंदर, तो आप उस प्रपोजल को इवेल्युएट करते हो कि मैं इस प्रपोजल के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। और इसी चीज की टेक्निक को इवेल्युएट करने के लिए हमने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करते हैं हम। तो कैपिटल बजटिंग मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके की आपकी टेक्निक होती है जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवेल्युएट करे। उसी को मैं क्या बोलता हूं, कैपिटल बजटिंग बोल के चलता हूं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका मीनिंग। ठीक है जी, लिखो जी मीनिंग कैपिटल बजटिंग में। तो कैपिटल बजटिंग are techniques of, किस चीज की टेक्निक है, ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है जी। डेट इज investments are, that is investment for 1 year or more। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो कैपिटल बजटिंग मैंने क्या बताया, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होंगे। उसको आपने इवेल्युएट करना है कि क्या मैं इस प्रपोजल के अंदर पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, क्या ये प्रपोजल मेरे पैसे रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं आपको एक इसका बेसिक तरीका बताता हूं कैपिटल बजटिंग में कि कैपिटल बजटिंग, मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैंने उस 1 लाख रुपए को कहीं पर इन्वेस्ट करना है। जब मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाऊंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि मैं वो 1 लाख रुपए अपने कितने टाइम के अंदर रिकवर कर लूंगा, किस रेट से रिकवर करूंगा, कि क्या मैं इस प्रपोजल के अंदर जो ये पैसे लगाए हैं क्या मैं ये पैसे रिकवर भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। क्या मेरा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इतनी बड़ी टाइमिंग है कि मैं इसको रिकवर करने में ही मेरा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट कुछ रिकवर करके देगी नहीं। इसके अगर मान लो कि 1 लाख रुपए ही है और 1 लाख रुपए ही मैं मान लो कमाता हूं इस प्रोजेक्ट से, तो मेरे को फायदा क्या है? मेरे को तो कोई फायदा है ही नहीं इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंदर। तो मैं ये सब चीज भी चेक करता हूं कि मैं इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कितने टाइम के अंदर रिकवर करूंगा, कितने रेट से रिकवर करूंगा, और इस रिकवरी के बाद जितना ऊपर मैं कमाऊंगा वो सब कुछ मेरा क्या होगा, वो मेरे पास सारा का सारा प्रॉफिट है।
अगर मान लो ये आपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 1 लाख से ज्यादा का अगर आप कमाते हो तो आपके लिए ऑप्शन है क्या कि आप इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। अगर मान लो आपने ये 1 लाख रुपए ही कमाते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। लेकिन अगर ये 1 लाख रुपए से ही भी कम कमा के देगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपने जितने पैसे लगाए आप उतने भी ना कमा पाओ तो आपके लिए तो नुकसान की बात है। तो आप इसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को, इसी इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए आप एक टेक्निक बनाते हो जिसको नाम क्या देते हैं हम, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक हम इसको बोल के चलेंगे, जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए बात करेगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग लिखोगे, हम साथ साथ टॉपिक के नाम लिखते हैं। इन्वेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में? मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है बात, कि आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करोगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपकी 3 तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकती है। या तो आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करोगे, या आपके बिजनेस की ग्रोथ हो जाए, या आपके बिजनेस का गेन, साइज एंड स्केल भी इंक्रीज हो जाए। तो आपके पास ये 3 तरीके होते हैं जिन 3 तरीके से आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन आप कर सकते हो। दूसरा तरीका आता है आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का। आप अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर दो, मतलब कि आप मान लो गाड़ियां बनाते हो, गाड़ियों के साथ साथ आपने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, बाइक भी बनाना स्टार्ट कर दी, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया आपने। या आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाओ तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन आपका कहलाएगा। या तीसरी तरीका क्या होता है, आप कॉस्ट को सेव कर लो, कॉस्ट सेविंग, या आप रिडक्शन कर लोगे अपनी कॉस्ट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के 3 तरीके हैं कि आप अपने बिजनेस की, लोगों ने जो पैसा लगाया हुआ है आपने, तो उस पैसे को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो आपके पास आएगा क्या क्या, आप बिजनेस की एक्सपेंशन कर लो, आप ग्रोथ कर सकते हो, आपका गेन साइज या प्रॉफिट का स्केल है वो आपका बढ़ जाए, या आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दो, या आप क्या कर दो, कॉस्ट सेविंग कर दो। तो इन तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हो, जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने में आसानी बन सकती है। मेरे यहां पर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स होती है। ठीक है जी। तो मैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक मेरे पास कौन कौन सी होती है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है जी। तो कैपिटल बजटिंग की आपके पास 2 तरीके की टेक्निक आएगी नॉर्मली। एक हम नाम रखेंगे इसका क्या, एक आएगी आपकी डीसीएफ और एक दूसरी आएगी नॉन डीसीएफ। डीसीएफ टेक्निक आएगी। डीसीएफ टेक्निक का मतलब क्या होता है, डिस्काउंटेड के बारे में बात करेंगे अभी। तो लो जी, डिस्काउंटिंग, वो क्या नाम, डीसीएफ टेक्निक, और या मैं इसको मॉडर्न टेक्निक भी मैं बोल दूंगा। जितनी भी मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, मैं आपको इन सब शॉर्ट फॉर्म की एक एब्रीविएशन जो बनाई है मैंने, मैं वो भी इसके बारे में लिख के दूंगा आपको। दूसरी आएगी आपके पास नॉन डीसीएफ टेक्निक बोल सकता हूं मैं इसको, या मैं इसको ट्रेडिशनल टेक्निक भी मैं इसको बोल के चलता हूं। ठीक है जी, ये भी मैं इसको बोल के चलता हूं। अब इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आपने पढ़नी है, पहले मैं डीसीएफ के बारे में बात करूं। एक आएगी आपके पास एनपीवी आएगी, ठीक है जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर आएगी एक आपकी पीआई, जिसको मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोल लूंगा।
फिर आएगी आपके पास IRR, या मैं इसको MIRR भी बोलूंगा यहां पर आके, और एक आपके पास क्या होगी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है जी, ये है। आप इसके अंदर कंसीडर करते हो, क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप कंसीडर करोगे। ठीक है जी, इसके अंदर आएगी आपके पास दो टेक्निक्स आएगी, एक आएगी आपके पास पे बैक आएगा, एक तो आपके पास, ठीक है जी, पे बैक पीरियड निकालना आपने कि आप कितने टाइम के अंदर पैसे रिकवर कर लोगे, और दूसरा ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। इसके अंदर आप क्या करोगे, इग्नोर्स कर देते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो इसके अंदर आप इग्नोर्स करोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ठीक है जी, इसको आपने इग्नोर कर दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ में आप इसको इग्नोर कर देते हो। तो मैंने कैपिटल बजटिंग के अंदर दो टाइप्स की टेक्निक्स का यूज किया, कौन कौन सी, एक आपके पास आती है DCF टेक्निक और दूसरी आपके पास आती है नॉन DCF टेक्निक, आप इसको बोल के चलोगे। जो DCF टेक्निक है उसके अंदर, जो मॉडर्न भी बोलता हूं मैं इसको, आती है आपके पास चार टाइप्स की, ये आएगी NPV, PI, IRR और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आती है, PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलोगे, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। नॉन DCF टेक्निक के अंदर आपके पास क्या आएगा, पे बैक पीरियड आएगा आपके पास, और ARR आएगा। ARR का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलोगे। DCF टेक्निक के अंदर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करोगे, यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करना, इग्नोर आपने कर देना है। बोलो जी, बात क्लियर है मेरी, कोई दिक्कत? अभी मैं आपके साथ अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। if मोर देन वन प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन, अगर मान लो कि आपके पास एक से ज्यादा प्रपोजल हो, तो उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे? तो आपको उन प्रपोजल्स में से कैटेगराइज करना है कि आपका ये प्रपोजल किस तरीके से आपने सजेस्ट करना है, कि आपने ये प्रपोजल अडॉप्ट करना है नहीं करना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लिखते हैं इफ मोर देन वन प्रपोजल, मोर देन वन प्रपोजल आर अंडर consideration, these proposals are categorized as follows। तो किस तरीके से हमने उसको कैटेगराइज किया है? तो मेरे पास नॉर्मली तीन टाइप्स के प्रपोजल्स होते हैं। तो मैं फर्स्ट प्रपोजल का नाम लिखता हूं, मेरे पास फर्स्ट प्रपोजल आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल, ठीक है जी। दूसरा आएगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स, और थर्ड मेरे पास आएगा इंडिपेंडेंट प्रपोजल, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स। तो मेरे पास तीन टाइप्स के प्रपोजल्स मैंने लिखे यहां पर, कौन कौन से? एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल्स, और तीसरा इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स। तो मेरे पास नॉर्मली तीन टाइप्स के प्रपोजल आते हैं। तो मैं अब लिखना स्टार्ट करता हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। देखो जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स का मतलब है कि अगर आप किसी एक प्रपोजल को अडॉप्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक
दूसरा प्रपोजल भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको क्या बोलता हूं मैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल, मैं उसको बोल के चलूंगा। जैसे मान लो कि आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स का मतलब है कि टू और मोर प्रपोजल्स आपके पास, पहले मैं ऐसा करता हूं, लिख देता हूं, फिर आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। लिखोगे टू और मोर प्रपोजल्स are said to be mutually exclusive proposals when the acceptance of one proposals implies the automatic rejections of other proposal। ठीक है जी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू इट। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने अगर एक प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो दूसरा प्रपोजल आपका उसके साथ है, अगर आप एक प्रपोजल्स को रिजेक्ट करते हो तो आपका दूसरा प्रपोजल भी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपने एक बिल्डिंग है, उसके अंदर फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है जी। अगर आप इन फ्लोर पे जो भी फ्लैट है, अगर आप इसमें से कोई भी एक फ्लैट को खरीदते हो तो आपको पार्किंग यहां पर फ्री मिल जाएगी। ठीक है बात, तो पार्किंग आपको मिलेगी। अगर आपने यहां से फ्लैट नहीं लिया तो आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगी। अगर आप फ्लैट खरीदते हो तो आपको पार्किंग भी यहां पर मिलेगी। तो उसी प्रपोजल्स को आप क्या बोल देते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल आप इसको बोल के चलोगे। तो एक प्रपोजल आप लोगे तो दूसरा प्रपोजल आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा प्रपोजल सॉरी, दूसरा प्रपोजल मेरे पास कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल है। दूसरा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल ये आएगा। तो पहले भी इसको हम लिखते हैं, फिर हम आपको समझा भी देंगे। टू और मोर प्रपोजल्स are said to be complementary proposal when the acceptance of one proposal implies automatic acceptance of other proposal। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। ठीक है, एंड द रिजेक्शन ऑफ one proposal means acceptance of one proposal means rejection of all complementary proposal। ठीक है जी, तो इसका मैं क्या बोलता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल ये हो जाएगा। जैसे मान लो
डोमिनोज वाले आपको क्या करते हैं, डोमिनोज का अगर आप मान लो पिज्जा खरीदते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि आपको अगर पिज्जा खरीदना है तो ये वाला ऑफर भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप यहां पर पिज्जा नहीं खरीदोगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी, अगर कोल्ड ड्रिंक का प्रपोजल नहीं लोगे तो आपको पिज्जा भी नहीं मिलेगा। मतलब कि आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि आपको एक प्रपोजल के साथ में दूसरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल, आप इसको बोल के चलोगे। ठीक है, और अगला क्या है आपके पास, नेक्स्ट प्रपोजल इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स। थर्ड आएगा आपके पास इंडिपेंडेंट प्रपोजल। तो इंडिपेंडेंट प्रपोजल में क्या है, टू और मोर प्रपोजल्स आर said to be independent are said to be independent proposals when the acceptance या रिजेक्शन ऑफ वन प्रपोजल does not affect the acceptance of other proposals। ठीक है बात, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इंडिपेंडेंट प्रपोजल बोल के चलते हैं। मैं आपको देखो एक क्लियर कट में सबसे सरल भाषा में आपको मैं इसका एग्जांपल देकर समझाता हूं कि कौन सा क्या क्या प्रपोजल है। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफर, अगर आप एक ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो आपका दूसरा ऑफर ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये हो आप, ठीक है, लड़के हो, मान लो ये है आपकी कोई गर्लफ्रेंड टाइप है और ये भी क्या है, एक आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर आप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो इसके प्रपोजल को क्या करना पड़ेगा, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इसका एक्सेप्ट किया है तो आपने इसका रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, कि वन प्रपोजल क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा हमने कि जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये है आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अगर आप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो आपको इसके साथ में इसकी क्या मिलेगी, मान लो कि क्या देना हमने आपको, इसकी गाड़ी भी दे दी, मान लो इसकी क्या मिलेगी, साथ में गाड़ी भी मिलेगी। ठीक है बात। इंडिपेंडेंट प्रपोजल में क्या है, ये आप हो, अगर आप इस गर्लफ्रेंड का ऑफर एक्सेप्ट करते हो, प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो, तो इस प्रपोजल के कारण दूसरी गर्लफ्रेंड का प्रपोजल आपका क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आप इसका करो या इसका करो, इनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर किसी का कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसी को मैं क्या बोल के चलता हूं, इंडिपेंडेंट प्रपोजल, मैं इसको बोल के चलता हूं। बोलो जी, बात क्लियर है मेरी पूरी तरीके से। तो मैंने 3 तरीके के प्रपोजल्स के बारे में बात करी आपसे। कौन कौन से प्रपोजल बात करी है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स, कॉम्प्लीमेंट्री और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स है। हमने इन प्रपोजल्स के ऊपर क्या करी, आपसे चर्चा की है। अब मैं आगे चलता हूं, मैं पहले अपनी टेक्निक्स को फॉलो करके मैं अपनी टेक्निक्स को आगे लेके चलता हूं। तो मेरे पास
दो तरीके की टेक्निक थी, एक डीसीएफ टेक्निक और दूसरी मेरे पास नॉन डीसीएफ टेक्निक ये थी। ठीक है, तो लो जी, मैं हेडिंग डालता हूं नॉन डीसीएफ टेक्निक। डीसीएफ टेक्निक और नॉन डीसीएफ टेक्निक। तो नॉन डीसीएफ टेक्निक के अंदर फर्स्ट जो मेरे पास आएगा वो आएगा पे बैक पीरियड। फर्स्ट कौन सा आएगा? पे बैक पीरियड आपके पास ये आएगा। ठीक है बात, तो ये मेरे पास फर्स्ट टॉपिक आएगा पे बैक पीरियड का। ठीक है, डीसीएफ का मतलब है आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट आया मेरे पास उसका नाम क्या है? पे बैक पीरियड। मैं इसको शॉर्ट में पीबी पीरियड भी लिख सकता हूं, पे बैक पीरियड मैं इसको बोल के चलूंगा। ठीक है जी, लो, तो पे बैक पीरियड के अंदर सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात मैं करके चलूं तो मीनिंग क्या है? इट इज the number of years, it is the number of years expected is to be taken by a firm to recover its original investment from net cash flows expected to be earned by the project। ठीक है बात, तो हमने एक बात करी पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब है कि जो आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लगाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आप कितने टाइम के अंदर रिकवर कर दोगे, उसी को मैं क्या बोल के चलता हूं? पे बैक पीरियड मैं उसको बोल के चलता हूं। ठीक है बात, कि जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाए, तो वो 1 लाख रुपए मेरे को वो कितने टाइम के अंदर मैं रिकवर कर लूंगा? 2 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी कुछ होगा उसी को मैं क्या बोल के चलता हूं? अपना पे बैक पीरियड मैं उसको बोल के चलूंगा। ठीक है मेरी बात, तो डीसीएफ नॉन डीसीएफ टेक्निक का मतलब में क्या है? पहला पे बैक पीरियड में कि इट इज द नंबर ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड इज टू बी टेकन बाय ए फर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द नेट कैश फ्लो। अपने नेट कैश फ्लो से आप कितने टाइम के अंदर रिकवर कर दोगे अपने प्रोजेक्ट की, तो उसी को क्या बोलते हो आप? पे बैक पीरियड आप इसको बोल के चलोगे। ठीक है, तो हम इसकी कंप्यूटेशन पढ़ते हैं कि हम इसको कंप्यूट कैसे करेंगे। कंप्यूटेशन, तो इफ द एंटीसिपेटेड after tax cash inflows are equal each year। अगर मान लो आप हर बार एक जैसा कैश रिकवर करते हो तो उसका पे बैक पीरियड आप कैसे निकालोगे? तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपके पास इसका फॉर्मूला होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में किससे आएगा? आफ्टर टैक्स एनुअल कैश इनफ्लोज। है ना, तो इसको क्या बोलते हो आप? पे बैक पीरियड मैं इसको बोल के चलता हूं। ठीक है, तो पे बैक पीरियड क्या आएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट
अपॉन में आफ्टर टैक्स एनुअल कैश इनफ्लो जो भी कुछ होगा उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात कोई समस्या समझ में आई ये बात, बोलो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स एनुअल कैश इनफ्लो करोगे तो आपके पास ये मैं निकाल दूंगा। दूसरा आएगा, ये था मेरे पास, ए पॉइंट लिख देता हूं मैं, बी। इसमें क्या था देखो, ध्यान से देखना, मैंने इक्वल के बारे में बात करी थी। इक्वल क्या है, कैश फ्लो के बारे में बात करी थी मैंने, शायद कैश क्या है, इक्वल कैश इनफ्लो है। दूसरे पॉइंट में इफ द ईयरली कैश इनफ्लो आर अनइक्वल, क्या है आपका, इक्वल नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर कर लेता हूं ताकि आपको अभी चीजें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। मैं एक बार बुक आपको दिखाता हूं, बुक में क्वेश्चन, लो जी मैं बुक ले आया हूं और मैं बुक में आपको क्वेश्चन इसका दिखाता हूं, जिसके कारण हम क्या निकाल लेंगे आपका इसमें, लो जी क्वेश्चन ये है, ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज 80,000। फर्म ने कितने रुपए लगाए शुरुआत में, 80,000 रुपीज शुरुआत में लगाए, एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन CFAT 8,000, 20,000, 14,000, 30,000, 32,000 और 45,000 ड्यूरिंग द 6 ईयर्स में इतने कमाए। तो आपने ये बताना है कि ये 6 साल के अंदर कब आपके 80,000 रुपए रिकवर कर जाएगा। उसी को मैं क्या बोल लूंगा, आपका ये क्या नाम है, पे बैक पीरियड, मैं इसको बोल के चलता हूं। तो देखो ये क्वेश्चंस में है, एग्जांपल में मैं कर देता हूं, यहां लिखोगे आप ईयर, ठीक है, ये सॉल्यूशन भी बन जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा आपके पास। ईयर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये लिख दिया आपने। यहां आपके पास क्या आएगा, CFAT। CFAT का मतलब क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन, मैं इस बात को भी लिख दूंगा आपके साथ में। तो CFAT देखो मैं लिखता हूं, पहले साल में कितने का किया है, 8,000 का किया, फिर 20,000 का किया है, फिर कितने का किया है, 14,000, फिर 30,000, फिर 32,000 और 45,000 का आपने ये किया है। क्लियर है बात, लो जी ये आपके पास CFAT है। अब आप करोगे क्या, इसको कर दो क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव CFAT, क्यूमुलेट करना आता है ना सर, क्यूमुलेट करना हमें तो आता है। लो जी देखो, पहले लिखो कितने का, 8,000, इस 8,000 में 20,000 और जोड़ दो तो कितने का आएगा, 28,000। 28,000 में 14,000 और जोड़ दो तो 42,000 का ये आएगा। इस 42,000 के अंदर 30,000 और जोड़ दो तो ये आएगा 72,000। 72,000 के अंदर 32,000 और जोड़ दो तो ये आएगा 1,04,000 रुपए का ये आएगा, और इसके अंदर 45,000 जोड़ दोगे तो 1,49,000 का ये आएगा। बोलो जी क्लियर है बात। तो ये मैंने आपके साथ में क्या कर दिया है, क्यूमुलेट कर दिया। अब मैं ये देखता हूं कि ये 80,000 रुपए कब रिकवर कर जाएगा, तो उसके बारे में मैं बात करके चलता हूं। तो देखो 8,000 सर नहीं बनी बात, 28 सर अब भी नहीं है, 42 नहीं है, 72 अब भी थोड़ा सा कम रह गया है, और 1,04,000 सर ये ज्यादा हो गया है। तो देखो 4 साल तो क्या हो गए हैं, पूरे पूरे हो गए हैं ये वाले। तो ये लिखोगे जब पे बैक पीरियड निकालोगे तो पे बैक पीरियड जब आपने निकाले तो कितने के आएंगे, 4 साल तो पूरे पूरे हैं। कमी कितने की है, 4 ईयर्स तो ये आए गए आपके पास। कमी कितने की है, 8,000 रुपए की कमी और है सर, तो 8,000, क्योंकि देखो 80,000 चाहिए,
72,000 4 ईयर में कंप्लीट हो गए हैं, कितने बच गए हैं 8,000। इस 8,000 को रिकवर करना है हमने, 8,000 ये कमी पड़ी और इसमें से ये कौन से साल में था 32,000 में 5th ईयर से ये निकाल लो, ठीक है। तो 4 ईयर्स ये आ गई, डिवाइड कर दो 8,000 डिवाइडेड बाय 32,000 तो ये आएगा 0.25 ईयर्स का ये आएगा। तो नेट जब आप करोगे तो आपका पे बैक पीरियड 4.25 ईयर्स का ये आ जाएगा। बोलो जी क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना पे बैक पीरियड आप इसका आराम से निकाल सकते हो। बोलो जी क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये आपके पास एक तरीका था जिसको मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। क्लियर बात। लो जी इसकी फटाफट आप कॉपी कीजिए। जब आपके पास अनइक्वल कैश फ्लो है तो आपने ऐसे कुछ काम करके चलने हैं। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेंगे, आपने ये निकालना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में CFAT ना दे तो आपको CFAT निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको कई बार क्या दे देगा, वो आपके क्वेश्चन में CFBT दे देगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स दे देगा आपको। तो इसके अंदर से पहले आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे, फिर जो कुछ आएगा उसमें से टैक्स माइनस करोगे, टैक्स माइनस करने के बाद इसमें वापस से डेप्रीसिएशन जोड़ देना आपने, और वापस डेप्रीसिएशन जोड़ने के बाद आप फिर क्या निकालोगे, ये CFAT आ जाएगा। फिर CFAT को क्यूमुलेट कर दोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा। क्लियर बात। हम आज की क्लास यही रखते हैं। हम अगले इसके पहले न्यूमेरिकल करेंगे, इक्वल और अनइक्वल के टॉपिक से साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा और साथ साथ हम आपके क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर भी कीजिए। बाय बाय।